हेलो बच्चों, आज आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम फिर से कक्षा 10 का पाठ 1 पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, और उसमें हम ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे, वियोजन अभिक्रिया। तो देखिए, इससे पहले वाले टॉपिक्स हमने पहले वाले वीडियोज में कवर कर लिए हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ से आप पहले वाले वीडियोज देख सकते हैं और पहले वाले सभी टॉपिक समझ सकते हैं। तो देखिए, इससे पहले हमने संयोजन अभिक्रिया पढ़ी थी। संयोजन अभिक्रिया में एकल उत्पाद का निर्माण होता है, एकल उत्पाद का निर्माण होता है और उसमें कई अभिकारक होते हैं। संयोजन अभिक्रिया में कई अभिकारक होते हैं और जिससे एकल उत्पाद का निर्माण होता है वो होती है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया के बिल्कुल विपरीत वियोजन अभिक्रिया है। वियोजन अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक होता है, एक अभिकर्मक होता है और उससे बहुत सारे उत्पाद बनते हैं। ये होती है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब होता है टूटना, यानी एक अभिकर्मक अपघटित होकर बहुत सारे उत्पादों में टूटता है। तो ये हम अभिक्रिया समझते हैं क्रियाकलाप 1.5 से। क्रियाकलाप 1.5 में हमें एक सूखी क्वथन नली लेनी है, जिसमें 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल लेने हैं। देखिए, क्वथन नली शुष्क होनी चाहिए, सूखी होनी चाहिए, उसमें पानी नहीं होना चाहिए और उसमें 2 ग्राम फेरस सल्फेट डालेंगे। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल का रंग के रंग पर ध्यान दीजिए। फेरस सल्फेट का जो क्रिस्टल होता है उसका रंग हरा होता है, क्योंकि उसमें 7 अणु जल के भी होते हैं। फेरस सल्फेट के साथ 7 अणु जल के भी होते हैं, तो उस जल के कारण जो फेरस सल्फेट होता है उसका रंग हरा होता है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं जल के अणु के कारण। उसके बाद क्वथन नली को बर्नर या स्प्रिट लैंप की ज्वाला पर गर्म कीजिए। देखिए, क्वथन नली को हम गर्म करेंगे। ये हमने ले लिया क्वथन नली और इसमें डाल दिया फेरस सल्फेट। इसको जब गर्म किया जाता है तो जैसे ही हम इसको गर्म करते हैं, एक हमें तीखी सी स्मेल आएगी। वो तीखी सी स्मेल होती है, वो ऐसी होती है जैसे कि सल्फर जला हो। ये इसलिए होती है क्योंकि जैसे हम फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है और इसलिए इस सल्फर डाइऑक्साइड की स्मेल हमें आती है। लेकिन ध्यान रखना है, ये जो क्वथन नली है इसके खुले सिरे को अपनी नाक के सामने बिल्कुल नहीं रखना है, नाक से दूर रखना है। और इसकी स्मेल सूंघने के लिए थोड़ा सा हाथ से हम अपनी तरफ धुआं को कर लेंगे, लेकिन डायरेक्ट इसको नहीं सूंघना है, क्योंकि जो ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है ये बहुत ही ज़्यादा हानिकारक संक्षारित गैस होती है, जो कि हमारे फेफड़ों को भी खराब कर सकती है। तो इसलिए ये ध्यान रखना है कि जो क्वथन नली है इसका खुला हुआ सिरा, खुला हुआ मुंह अपनी नाक की तरफ नहीं करना है, अपने मुंह और नाक से दूर रखना है और हमारे पास में जो भी खड़े हों उनसे भी दूर रखना है। क्वथन नली के खुले सिरे को अपने पड़ोसी या अपनी ओर न करें। यहाँ पर ये बनती है सल्फर डाइऑक्साइड गैस। और देखते हैं क्या होता है। गर्म करने के पश्चात क्रिस्टल के रंग को देखिए। गर्म करने के पश्चात क्रिस्टल का रंग जो है वो भूरा हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो फेरस सल्फेट है वो गर्म होता है तो उसमें से जो जल के अणु हैं वो उड़ जाते हैं और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस भी बनती है और बनता है फेरस ऑक्साइड Fe2O3। तो ये जो फेरस ऑक्साइड होता है ये भूरा होता है, इसलिए जो हरा रंग है वो गायब हो जाता है और भूरा रंग हमें दिखाई देता है। क्या आपने ध्यान दिया कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल के हरे रंग में परिवर्तन हुआ है? हाँ, सल्फर के दहन से उत्पन्न उस अभिलाक्षणिक या विशिष्ट गंध को भी आप सूंघ सकते हैं। अभिलाक्षणिक का मतलब होता है कुछ अलग सी गंध, विशिष्ट गंध। तो ये गंध क्यों आती है? ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनने के कारण। तो ये देखिए, यहाँ पर ये क्रिया है। पहले लिया है फेरस सल्फेट और इसको गर्म किया है, ऊष्मा दी है इसमें और फेरिक ऑक्साइड बनता है और ये बनता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। आप देख सकते हैं कि इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक जो कि फेरस सल्फेट होता है वो टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है। ये उत्पाद हैं 3, अकेला अभिकर्मक है और ये 3 उत्पाद हैं। तो एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है। यह है एक वियोजन अभिक्रिया। गर्म करने पर फेरस सल्फेट, जो कि फेरस सल्फेट ये है, फेरस सल्फेट का क्रिस्टल जल त्याग देता है। गर्म करने पर इसमें से जल उड़ जाता है और क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। इसके उपरांत यह है फेरिक ऑक्साइड। ये फेरिक ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड में वियोजित हो जाता है, टूट जाता है। फेरिक ऑक्साइड ठोस है जबकि
सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसें हैं। और इस फेरिक ऑक्साइड के कारण ही इसका रंग भूरा हो जाता है। फेरस सल्फेट का रंग होता है हरा, हरा नीला होता है, और यहाँ पर होता है भूरा। इसी तरह से एक और अभिक्रिया है जो कि वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। नंबर दूसरी, ये जो अभिक्रिया नंबर 2, ऊष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित होना भी एक प्रमुख वियोजन अभिक्रिया है। जो अभिकर्मक होता है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो ये भी एक वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। यहाँ पर है कैल्शियम कार्बोनेट जिसे चूना पत्थर कहा जाता है। इसको जब ऊष्मा दी जाती है तो यहाँ आएगा बिना बुझा चूना। ये बुझा हुआ चूना गलत मिसप्रिंट हुआ है। यहाँ पर आएगा कैल्शियम ऑक्साइड जो कि बिना बुझा चूना होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए ये एकल अभिकर्मक जो है वो 2 उत्पादों में वियोजित हो गया है। तो इसलिए यह उदाहरण है वियोजन अभिक्रिया का, और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है। इस वियोजन अभिक्रिया का उपयोग विभिन्न उद्योगों में होता है। कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बिना बुझा चूना कहा जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है इसको चूना कहते हैं या फिर बिना बुझा चूना कहा जाता है। इसके अनेक उपयोगों में से एक उपयोग है सीमेंट के निर्माण में होता है। ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसका निर्माण सीमेंट बनाने में होता है। ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन कहा जाता है। देखिए इसमें ऊष्मा का उपयोग हुआ है, ऊष्मा का उपयोग हुआ है इस वियोजन में, तो इस अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन कहा जाता है। वियोजन अभिक्रिया जो है ऊष्मा से भी होती है, प्रकाश की जो ऊर्जा होती है उससे भी होती है, विद्युत से भी होती है वियोजन अभिक्रिया। तो जैसे यहाँ पर ऊष्मा का उपयोग हुआ है तो यह ऊष्मीय वियोजन, यहाँ पर भी ऊष्मा का उपयोग हुआ है, इसको भी ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। तो ये 2 हैं ऊष्मीय वियोजन के उदाहरण। ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया का एक अन्य उदाहरण क्रियाकलाप 1.6 में दिया गया है। ये क्रियाकलाप 1.6 है, इसमें भी ऊष्मीय वियोजन का उदाहरण है। क्वथन नली में 2 ग्राम लेड नाइट्रेट लेना है। यहाँ पर हमें लेना है लेड नाइट्रेट। इस क्वथन नली में चिमटे से क्वथन नली को पकड़कर ज्वाला के ऊपर रखकर इसे गर्म कीजिए। आपने क्या देखा? तो हमने देखा कि यहाँ पर ये जो भूरे रंग का धुआं उठता है, यहाँ भूरे रंग का धुआं हमें दिखाई देता है। आप देखेंगे कि भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह जो भूरे रंग का धुआं है यह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का धुआं है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनती है। जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनती है, और ये है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का धुआं जो कि भूरे रंग का होता है। तो यह अभिक्रिया इस प्रकार होती है। देखिए ये लिया है लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट को जब गर्म किया जाता है, मतलब ऊष्मा दी जाती है, तो लेड ऑक्साइड बनता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनती है और ऑक्सीजन गैस बनती है। तो इसमें देखिए जो लेड नाइट्रेट होता है उसका कोई कलर नहीं होता, वो कलरलेस होता है। जैसे कांच होता है, कांच के टुकड़ों को अगर इकट्ठा किया जाए तो उस तरह का। तो यहाँ पर रंगहीन लिख देंगे या श्वेत लिख देंगे, इसमें सफ़ेद सी चमक आती है। और उसके बाद जो लेड ऑक्साइड बनता है उसका रंग जो होता है वो होता है पीला, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो गैस बनती है उसका रंग होता है भूरा, जो कि यहाँ पर है, यहाँ पर। उसके बाद ऑक्सीजन गैस वो कलरलेस होती है। देखिए जो ये लेड ऑक्साइड है ये गर्म होता है तब इसका रंग होता है भूरा, और जब ये ठंडा होता है, जब ये ठंडा होता है तो इसका रंग होता है पीला। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया पीला रंग। ये देखिए यहाँ पर भी ये लेड नाइट्रेट एकल अभिकर्मक है और ये बने उत्पाद 3, 1, 2 और 3, और ये 3 उत्पाद बने हैं 1, 2 और 3। तो ये भी ऊष्मीय वियोजन का एक उदाहरण है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखने की है, ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस होती है ये भी बहुत ही डेंजरस गैस होती है। तो इस धुएं को भी हमें डायरेक्ट नहीं सूंघना है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है, ये भी संक्षारित गैस होती है। तो जो यहाँ पर ये दूसरी गैस बनी है ऑक्सीजन गैस, तो ऑक्सीजन गैस बनी है, इसको अगर हम चेक करके देखना चाहेंगे कि क्या ये ऑक्सीजन गैस है, तो हम एक प्लिंटर लेंगे
और स्प्लिंटर क्या होता है, एक कोयला सा होता है, लकड़ी का एक कोयला सा होता है, और उसको अगर इसके सामने लाएंगे, मतलब ये धुआं जो है यहाँ पर अगर उसको लाएंगे तो ये जो एकदम जलने लग जाएगा, एकदम आग पकड़ लेगा। तो इससे ये सिद्ध होता है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन गैस भी बनती है, क्योंकि ऑक्सीजन गैस जो होती है वो जलने में सहायक होती है, किसी भी चीज़ को जलाने में सहायक होती है। तो इसमें ज्वाला उठने लगेगी क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन गैस भी बनी है, इसके कारण ये जो स्प्लिंटर है ज्वाला के साथ जलने लगेगा। तो यहाँ पर ये तीसरा उदाहरण हुआ। अब आइए क्रियाकलाप 1.7 और 1.8 में दी गई कुछ अन्य अपघटन अभिक्रियाएं करें। ये है क्रियाकलाप 1.7, इसमें भी एक अन्य अपघटन अभिक्रिया है या वियोजन अभिक्रिया होगी। यहाँ पर देखिए एक लिया है प्लास्टिक का मग, इसकी तली में दो छेद कर देने, यहाँ पर ये 2 छेद कर दिए हैं और उसमें रबड़ की डाट लगा दीजिए। यहाँ पर रबड़ की डाट लगा दी है, ये रबड़ की डाट लगा दीजिए। इन छिद्रों में कार्बन इलेक्ट्रोड डाल दीजिए। ये 2 काले काले जो हैं ये कार्बन इलेक्ट्रोड हैं। इन इलेक्ट्रोडों में ये बैटरी लगा दी है, यहाँ पर ये तार लगा दिए हैं, इनसे जोड़ दिया है, ये स्विच लगा दिया है और ये जो तार है इनसे जोड़ दिए हैं इलेक्ट्रोडों से। अब हम 2 परख नली लेंगे। मग में इतना जल डाली कि इलेक्ट्रोड उसमें डूब जाए, मग में ये जल डाल दिया है और इतना डाला कि ये जो इलेक्ट्रोड हैं ये इसमें डूब जाते हैं। फिर इसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें डालेंगे। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की बूंदें इसलिए डालेंगे क्योंकि इसमें जो विद्युत अपघटन होता है उसमें उसकी क्रिया फास्ट हो जाती है, उसकी क्रिया तेज हो जाती है जब हम इसमें कुछ सल्फ्यूरिक अम्ल की बूंदें डालेंगे। तो अपघटन की प्रक्रिया को तेज करने के लिए, फास्ट करने के लिए हम इसमें कुछ तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की बूंदें डालेंगे। जल से भरी 2 असांकित परख नलियों को दोनों कार्बन इलेक्ट्रोड के ऊपर उल्टा रखिए। 2 बिल्कुल भरी हुई परख नली हैं, 2 जल से भरी हुई परख नली लेंगे, ऊपर तक भरी होनी चाहिए और यहाँ पर अंगूठा लगा लेंगे यहाँ पर और इनको बंद कर लेंगे पानी से भरने के बाद, और फिर एकदम इन इलेक्ट्रोडों के ऊपर पलट देंगे, ऐसे उलट देंगे उनको, उनमें से पानी बाहर नहीं निकलना चाहिए। अब विद्युत धारा प्रवाहित करके उपकरण को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिए। ऐसे स्विच ऑन करते हैं तो हमें यहाँ पर बुलबुले उठते हुए नजर आएंगे। ये जो इलेक्ट्रोड हैं इनके ऊपर बुलबुले उठते हुए नजर आएंगे। तो देखिए एक परख नली में हमें ज़्यादा बुलबुले उठते हुए नजर आते हैं और एक परख नली में हमें कम बुलबुले उठते हुए नजर आते हैं। तो थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे तो हम थोड़ी देर बाद ये देखेंगे कि दोनों परख नलियों में से पानी का स्तर जो है नीचे जाता है यहाँ पर, और यहाँ खाली जगह हो जाती है। इस खाली जगह में गैसें भर जाती हैं। जो ये बुलबुले हमें उठते हुए दिखाई दिए थे ये गैसों के बुलबुले हैं। यहाँ पर गैसें बनती हैं, एक में बनती है हाइड्रोजन गैस और एक में बनती है ऑक्सीजन गैस। तो देखिए यहाँ पर एक में ज़्यादा गैस भर जाती है और एक में भरती है कम गैस। यहाँ पर ज़्यादा गैस भरी है ये और यहाँ पर भरी है कम गैस। अब ये देखना है कि ज़्यादा गैस कौन से परख नली में भरी है और कम गैस कौन सी परख नली में। तो देखिए जो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है, धन टर्मिनल से जो भी इलेक्ट्रोड जुड़ा है उसको एनोड कहते हैं, और नेगेटिव टर्मिनल से जो इलेक्ट्रोड जुड़ा है उसको कहते हैं कैथोड। तो देखिए एनोड जो है वो प्लस और कैथोड है नेगेटिव। तो हम जानते हैं कि जो जल होता है, जो इसमें जल भरा है वो होता है H2O, और हाइड्रोजन आयंस जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं और ऑक्सीजन आयंस होते हैं वो नेगेटिव आयंस होते हैं। तो नेगेटिव आयंस जो होते हैं वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो वो उस इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे जो कि धन से जुड़ा है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन गैस बनती है इस इलेक्ट्रोड पर, एनोड पर, और जो कैथोड होता है उस पर बनती है हाइड्रोजन गैस। यहाँ इस परख नली में हाइड्रोजन गैस आएगी, इसमें आएगी ऑक्सीजन गैस, क्योंकि हाइड्रोजन पर धनायन होता है और ऑक्सीजन पर ऋणायन होता है। तो ऑक्सीजन जो है वो धनायन की तरफ अट्रैक्ट होगी, आकर्षित होगी, और हाइड्रोजन जो है वो ऋणायन की तरफ आकर्षित होगी। तो इस तरह से जो कैथोड है, जो इलेक्ट्रोड बैटरी के ऋण टर्मिनल से जुड़ा है, उस परख नली में हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है, और जो इलेक्ट्रोड धन से जुड़ा है उस वाली परख नली में ऑक्सीजन गैस उत्सर्जित होती है। ये है हाइड्रोजन गैस और ये है ऑक्सीजन गैस। तो यहाँ पर हम देखेंगे, एक बात नोट करेंगे कि दोनों परख नलियों में बराबर गैस नहीं बनती है।
ये हमारे पास एक परख नली है जिसमें ऑक्सीजन गैस बनती है, ये हमारे पास दूसरी परख नली है जिसमें हाइड्रोजन गैस बनती है। अब ये एनोड के ऊपर ढक रखी है और ये कैथोड पर। तो यहाँ पर देखिए अगर ऑक्सीजन बनती है इतनी तो हाइड्रोजन देखिए इससे डबल बनती है। तो हाइड्रोजन डबल क्यों बनती है? क्योंकि जो जल का अणु होता है उसमें जो हाइड्रोजन होती है वो और ऑक्सीजन होती है, उनका अनुपात 2:1 होता है। इसलिए जब जल का अणु हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटता है तो हाइड्रोजन के 2 अणु बनते हैं और ऑक्सीजन का 1। तो इसलिए हाइड्रोजन जो है वो डबल बनती है ऑक्सीजन से। तो यहाँ पर आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पर हाइड्रोजन है ज़्यादा और ऑक्सीजन है कम। तो ये अभिक्रिया हम लिख लेते हैं H2O और ये इसका अपघटन होता है हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में। जब इसको हम बैलेंस करते हैं तो ये आता है। यहाँ पर देखिए जब जल के 2 अणु अपघटित होते हैं तो 2 अणु हाइड्रोजन के बनते हैं और 1 अणु बनता है ऑक्सीजन का। तो ये हो गए 2:1। तो इसलिए हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन से डबल बनती है। दोनों इलेक्ट्रोडों पर आप बुलबुले बनते हुए देखेंगे। ये बुलबुले अंशांकित नली से जल को विस्थापित कर देते हैं। ये मैंने बताया था, ये जो बुलबुले हैं यहाँ से जल को हटाते जाते हैं और ऊपर परख नली में भरते जाते हैं। क्या दोनों परख नलियों में एकत्रित गैस का आयतन समान है? नहीं, दोनों का समान नहीं है, एक का दुगुना है दूसरी से। दोनों परख नलियाँ गैस से भर जाएं तब उन्हें सावधानीपूर्वक हटा देना है। एक जलती हुई मोमबत्ती को दोनों परख नलियों के मुंह के ऊपर लाकर गैसों की जांच कीजिए। तो देखिए एक जलती हुई मोमबत्ती लाएंगे और हम दोनों परख नलियों के मुंह के सामने लाएंगे। यहाँ पर है हाइड्रोजन गैस और यहाँ पर है ऑक्सीजन गैस। तो एक मोमबत्ती लाएंगे जलती हुई इसके पास, हाइड्रोजन गैस वाली परख नली के पास, और ये जलती हुई मोमबत्ती है। जब इस मोमबत्ती को इस परख नली के मुंह के पास लाया जाता है तो एकदम पोप की ध्वनि उत्पन्न होती है। पोप ध्वनि जब उत्पन्न होती है जब हाइड्रोजन गैस के पास आग को लाया जाता है। जलती हुई माचिस की तीली लाएंगे या मोमबत्ती लाएंगे तो जो हाइड्रोजन गैस जलती है तो पोप की आवाज़ आती है। और एक मोमबत्ती लाएंगे हम इस वाली परख नली के पास, जलती हुई मोमबत्ती। तो जैसे ही ये जलती हुई मोमबत्ती हम इस वाली परख नली के पास लाएंगे, क्योंकि इस वाली में है ऑक्सीजन गैस, तो ये जो ज्वाला है, ये जो ज्वाला ये बड़ी हो जाएगी और बड़ी ज्वाला के साथ ये मोमबत्ती जलने लगेगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो ऑक्सीजन गैस होती है वो जलने में सहायक होती है। ऑक्सीजन गैस होती है वो जलने में सहायक होती है और फिर ये ज्वाला बड़ी हो जाती है। तो यहाँ पर हमने दोनों परख नलियों से ये पहचान लिया है कि एक परख नली में ऑक्सीजन गैस बनती है और दूसरी परख नली में बनती है हाइड्रोजन गैस। इस चरण को शिक्षक द्वारा सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए। दोनों स्थितियों में क्या होता है तो मैंने बता दिया, एक स्थिति में ज्वाला बढ़ जाती है और दूसरी स्थिति में पोप की ध्वनि उत्पन्न होती है। दोनों परख नलियों में कौन सी गैस है? एक परख नली में ऑक्सीजन गैस है, दूसरे में हाइड्रोजन गैस है। तो इस तरह से ये देखिए अभिक्रिया है ये, और ये है वियोजन अभिक्रिया। इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं H2O। इसमें बनी हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस, और इसको अगर हम संतुलित करते हैं तो ये बनता है। और यहाँ पर विद्युत हमने दी है इसको, तो विद्युत से अपघटन हुआ है तो ये हुआ विद्युत अपघटन। तो इस अभिक्रिया में विद्युत का उपयोग हुआ है। जो जल है उसका अणु विद्युत द्वारा वियोजित हुआ है, विद्युत द्वारा अपघटित हुआ है, तो इस अभिक्रिया को बोलेंगे विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन का उदाहरण, तो यहाँ पर विद्युत अपघटन हुआ है, जल का विद्युत अपघटन हुआ है। तो ये भी एक वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसके बाद आते हैं क्रियाकलाप 1.8 पर। 1.8 में चाइना डिश में हमें 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लेना है। इसका रंग क्या है? जो सिल्वर क्लोराइड होता है उसका रंग सफ़ेद होता है, सफ़ेद होता है। इस चाइना डिश को थोड़ी देर सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए। सूर्य के प्रकाश में अगर इस चाइना डिश को थोड़ी देर रखेंगे तो थोड़ी देर बाद सिल्वर क्लोराइड का रंग ग्रे हो जाएगा, मतलब ये धुंधला सा हो जाएगा,
ग्रे रंग हो जाएगा, जैसे स्लेटी सा ऐसा रंग हो जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है? आप देखेंगे कि सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग हो जाता है। प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन के कारण ऐसा हुआ है। ये जो हमने लिया है सिल्वर क्लोराइड और ये है सूर्य का प्रकाश। जब इसको सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो सूर्य के प्रकाश से इसका विघटन हो जाता है या वियोजन हो जाता है और ये बनता है सिल्वर और क्लोराइड। और सिल्वर जो होता है, आप पता होगा सिल्वर का कैसा कलर होता है, थोड़ा ग्रे ग्रे सा कलर होता है। तो सिल्वर बनने के कारण जो ये सफ़ेद रंग था ये ग्रे हो जाता है। तो यहाँ पर भी ये उदाहरण हुआ विघटन अभिक्रिया का। इसमें सिल्वर क्लोराइड जो है वो सिल्वर और क्लोराइड में विघटित हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए सूर्य के प्रकाश का उपयोग हुआ है, सूर्य के प्रकाश का, सोलर एनर्जी का उपयोग हुआ है। और इसी तरह से सिल्वर ब्रोमाइड भी इसी प्रकार की अभिक्रिया करता है। सिल्वर ब्रोमाइड को अगर सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो वो सिल्वर और ब्रोमीन में टूट जाता है, विघटित हो जाता है, अपघटित हो जाता है। और जो सिल्वर ब्रोमाइड होता है उसका रंग होता है पीला और वो बनता है फिर सिल्वर, यानी इसका कलर ग्रे हो जाता है धूप में रखने पर। और फिर ब्रोमीन गैस निकलती है। ब्रोमीन गैस का जो रंग होता है वो होता है भूरा, लाल भूरा होता है। और क्लोरीन गैस जो होती है उसका रंग हरा पीला होता है। तो यहाँ पर देखिए ये भी एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। ऊपर दी गई अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी होती है उसमें इस अभिक्रिया का उपयोग होता है। किस प्रकार की ऊर्जा के कारण यह वियोजन अभिक्रिया हुई? ये हुई सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा के कारण। तो ये हो गया सोलर ऊर्जा के कारण। सोलर ऊर्जा के कारण ये वियोजन अभिक्रिया हुई। यहाँ पर सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का होकर सिल्वर धातु बनाता है। उसके बाद हमने देखा वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या फिर विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हमने देखा कि वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा का उपयोग होता है। देखिए शुरू में ये है, ये इसमें इस अभिक्रिया में और इस अभिक्रिया में ऊष्मा का उपयोग हुआ है। और इसके बाद दूसरा है प्रकाश का उपयोग। तो यहाँ पर ये दोनों अभिक्रियाएं हैं, इनमें प्रकाश का उपयोग हुआ है। उसके बाद विद्युत ऊर्जा का उपयोग यहाँ पर जल को तोड़ने में हुआ है, जल के अणु को तोड़ने में। तो जो वियोजन अभिक्रिया होती हैं उनको तोड़ने में या तो ऊष्मा का उपयोग होता है या प्रकाश का उपयोग होता है या फिर विद्युत ऊर्जा का प्रयोग होता है। तो जिनमें ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसका मतलब है कि इन अभिक्रियाओं के लिए, मतलब वियोजन अभिक्रिया के लिए ऊर्जा देने की आवश्यकता होती है। वियोजन अभिक्रियाओं के लिए ऊर्जा देने की आवश्यकता होती है। जिन अभिक्रिया में ऊर्जा देने की आवश्यकता होती है, यानी जो अभिक्रियाएं ऊर्जा को अवशोषित करती हैं, जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित की जाती है उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए जो हमने संयोजन अभिक्रियाएं पढ़ी थी, संयोजन अभिक्रियाओं में ऊष्मा निकलती है, वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। और जो वियोजन अभिक्रिया होती हैं, वियोजन अभिक्रिया जो होती है वो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती हैं। इसमें ऊष्मा अवशोषित की जाती है। कि ये दोनों अभिक्रियाएं एक दूसरे से अपोजिट हैं, उल्टी हैं। तो यहाँ पर आपको वियोजन अभिक्रिया अच्छे से समझ आ गई होगी। अब ये पढ़ लेते हैं, निम्नलिखित क्रियाकलाप करें। एक परख नली में 2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड लीजिए और 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड लीजिए और इसको डालकर कांच की छड़ से मिलाइए, मतलब दोनों को मिलाना है। और अपनी हथेली से परख नली के निचले सिरे को छुएं। आप कैसा महसूस करते हैं? क्या यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी? तो देखिए बेरियम हाइड्रोक्साइड लेंगे और लेंगे अमोनियम क्लोराइड। यहाँ पर हमने ये अभिक्रिया लिख ली है बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये है बेरियम हाइड्रोक्साइड और ये है अमोनियम क्लोराइड। और ये बनता है बेरियम क्लोराइड और अमोनिया और बनता है जल। यहाँ पर 2 अभिकर्मक हैं और उत्पाद बने हैं 3। तो ये अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी? तो ये अभिक्रिया जो है ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, क्योंकि इस अभिक्रिया में वातावरण की जो ऊष्मा है उससे ये अभिक्रिया होती है
और ये उत्पाद बनते हैं। इस अभिक्रिया में अगर बीकर की तली को हम छुएंगे तो वह ठंडी महसूस होगी। बीकर का निचला हिस्सा जो है वो ठंडा महसूस होगा, क्योंकि इसमें ऊष्मा अवशोषित होती है। इसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, इसमें ऊष्मा निकलती नहीं है, इसलिए यह जो अभिक्रिया होगी, इसमें अभिक्रिया के पश्चात जो बीकर होगा वो ठंडा महसूस होगा। तो यहाँ तक देखिए वियोजन अभिक्रिया का टॉपिक ख़त्म होता है और आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। ये सभी देखिए सभी अभिक्रियाएं हैं जो ये, और ये सभी टॉपिक आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको ये टॉपिक समझ आ गया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, और अगर कुछ समझ नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।